तो ये टैक्स एमसीक्यू पेपर जो कि मई 24 एग्ज़ाम के अंदर आया था, 4 केस सिनेरियो आए थे। ठीक है, इसको अपन एक एक करके रीड करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आया था उसमें लिख रखा है द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट 2017 ऑफ डे एंड नाइट प्राइवेट लिमिटेड इज। आपको इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बतानी है पहला केस सिनेरियो पढ़कर। ठीक है, यानी कि आपको पता चल जाना चाहिए पहला वाला जो क्वेश्चन है वो रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर से आया है। ठीक है, अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डे एंड नाइट प्राइवेट लिमिटेड ऑफ देहरादून उत्तराखंड। यहाँ आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है, उत्तराखंड है। ठीक है, अगर मैं आपको बेसिक बता दूँ इसमें क्या होता है रजिस्ट्रेशन, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए बता देता हूँ। मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख को एक्सीड कर जाए तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जनरल रेट होती है भैया, जनरल होता है 20 लाख। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन 4 राज्यों के अलावा, अगर कोई से भी आप राज्यों में रहते हो इन चारों के अलावा, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तभी आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर करवाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप इन 4 स्टेट में से आते हो तो आपको 10 लाख टर्नओवर होती है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब 40 लाख की भी लिमिट है अगर आप सिर्फ गुड्स को बेचते हो। ठीक है, सिर्फ आप गुड्स बेचते हो, सर्विस नहीं बेचते हो, तो आप 40 लाख का आपका एग्रीगेट टर्नओवर होगा तभी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो जीएसटी में। पर कंडीशन ये है, आप अभी जो मैं लिख रहा हूँ उन स्टेट में नहीं होने चाहिए। पहला है मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, तेलंगाना और पुडुचेरी। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट में आते हो तो फिर ये आपका 40 लाख वाला नंबर काम का नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी स्टेट में अगर आते हो कोई सा भी जो मैंने लिखे और उसमें, तो आपको ये 40 लाख पे लिमिट नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, इनके अलावा है, अगर आप इनके अलावा किसी भी स्टेट में आते हो और सिर्फ आप गुड्स बेचते हो तो आपको 40 लाख की लिमिट देखनी है। ठीक है, ये जो जनरल रूल था मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन चैप्टर का। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डे एंड नाइट प्राइवेट लिमिटेड ऑफ देहरादून उत्तराखंड है रेगुलर जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स। इतना पढ़ते ही आपको 2 चीज़ें तो पता चल गई कि ये पहला उत्तराखंड में। अब देख लेते हैं उत्तराखंड के 10 लाख की लिमिट में नहीं, तो 20 लाख वाली लिमिट फॉलो होगी। 40 लाख वाली भी हो सकती है अगर वो इन स्टेट में नहीं होगा तो। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी स्टेट में आ गया तो 40 लाख की लिमिट फॉलो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये उत्तराखंड 40 लाख वाले में आ गया, ये सारे एक्सेप्शन है, इसमें आ गया तो 40 लाख का आप नहीं लगा सकते हो। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर देखोगे वो है 20 लाख, यानी कि जैसे इसका 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर हो गया तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जीएसटी में। ठीक है, एक्सीडेड 20 लाख ऑन 29 जुलाई, तो इसका 29 जुलाई को हो गया था टर्नओवर एक्सीड। ठीक है, एंड 40 लाख वाला देखना ही नहीं, अभी बता दिया। इट सबमिट्स द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट अगर मैं आपको कानून बता दूं तो एक और कानून जो इस क्वेश्चन में लग रहा है वो है, अगर आपने 30 डेज़ के अंदर अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, तो आपका इफ़ेक्टिव डेट मानी जाएगी लायबल डेट। जिस दिन आप लायबल हो गए उसी दिन से मानी जाएगी। ठीक है, विद इन 30 डेज़ के अंदर अगर आपने अप्लाई नहीं करा, ठीक है, अदर का केस है, तो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा रजिस्ट्रेशन वो उस दिन से आपका काउंट होगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इट सबमिट्स द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 30 अगस्त 23। ठीक है, सबमिट करा उसने
देख लेते हैं 30 डेज़ के अंदर करा क्या। उसने करा था भैया 30 अगस्त को, तो ये हो गया भैया 38, ठीक है, अगस्त को करा। तो यानी कि ये आफ्टर विद इन 30 डेज़ के अंदर तो है नहीं। अदर वाला केस है तो रजिस्ट्रेशन कब माना जाएगा, जिस दिन उसको सर्टिफिकेट मिला। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड ऑन 8 सितंबर 2023, तो इसका हो जाएगा भैया 8 सितंबर हो जाएगी उसकी रजिस्ट्रेशन डेट। पहला भी यही क्वेश्चन पूछा था, इफेक्टिव डेट बतानी है, तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूरे कानून जो इसमें लग रहे थे वो मैंने बता दिए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, और भी कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द डेट बाय विच इनवॉइस मस्ट बी इशूड टू आर लिमिटेड इज, यानी कि आपको बताना है। नेक्स्ट केस में आपको दे रखा है केस सिनेरियो 1 का ही सेकंड पॉइंट है, इसमें आपसे पूछा इनवॉइस के बारे में। अब पूरा पढ़ लेते हैं केस सिनेरियो क्या कह रहा है। इट ऑल्सो एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद आर लिमिटेड ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, ऑन 10 सितंबर 2023 फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स वर्थ 15 लाख एंड रिसीव पेमेंट, ठीक है। सबसे पहले तो भैया कॉन्ट्रैक्ट में 10 सितंबर को एंटर्ड हुए, ठीक है, पेमेंट मिला 12 सितंबर को, गुड्स डिलीवर हो गया 25 सितंबर को, बट इट रिमूव द गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री ऑन 24 सितंबर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कानून क्या कहता है इसके बारे में, लॉ क्या अपना इन्वॉइस कब इशू होना चाहिए। अगर आप गुड्स बेच रहे हो और अगर वो मूवमेंट वाले हैं, गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो उसके लिए बोलता है भैया इन्वॉइस मस्ट बी इशूड ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, ठीक है। यानी कि अगर आप गुड्स को रिमूव करोगे तो उससे पहले इन्वॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो इसने कब रिमूव करा, 24 सितंबर 2023, यानी कि आपका 24 सितंबर 2023 से पहले हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ 24 सितंबर को तो होगा ही होगा, ठीक है, इससे लेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इसका ये आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बोला है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ जीएसटी एज पर सेक्शन 50, ठीक है। आपको इंटरेस्ट पेबल बताना है कितना भैया इंटरेस्ट पेबल होगा। इट हैज़ ऑप्टेड मंथली फाइलिंग ऑफ GSTR 3B रिटर्न एंड फाइल्ड GSTR 3B रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑन 19 दिसंबर। द प्रिस्क्राइब ड्यू डेट वॉज 20 अक्टूबर, यानी कि भैया ड्यू डेट तो बता रखी है भैया 20 अक्टूबर थी, पर उसने कब भरा। थर्ड देख लेते हैं भैया, 20 अक्टूबर को उसको भरना था पर उसने भरी अपनी रिटर्न 19 दिसंबर को। द अमाउंट ऑफ नेट GST पेबल इन कैश वॉज 56,000, भैया जितना 56,000 होता है, जितना कैश में पेमेंट होता है वही अमाउंट लेते हैं अपन, ठीक है। और इसका सेक्शन 50 बोलता है भैया 18% है अगर आप लेट भरोगे GSTR। तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड देख लेते हैं। 20 अक्टूबर से लेकर उसने 19/12 को भरी अपनी रिटर्न, तो ये 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 डेज इंटू डिवाइड हो जाएगा 365 से, तो ये आ रहा है अपना 1657। इसका देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, 1657 ऑप्शन नंबर ए। तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है XYZ मेडिकेयर क्लिनिक इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लोकेटेड एट मुंबई महाराष्ट्र प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विसेज टू पेशेंट्स, यानी कि ये भैया एग्जाम्प्ट कौन कौन सी सेवाएं एग्जाम्प्ट है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। पहला, एयर एम्बुलेंस सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लोकेशंस टू द मेडिकल क्लिनिक, यानी कि ये सेवा एयर एम्बुलेंस की सेवा तो अपन जानते हैं भैया एग्जाम्प्ट होती है, तो पहला तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लास्ट में आपको बोला टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितनी होगी, ठीक है, पहला वाला तो एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट है सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग जनरल वार्ड रूम्स हैविंग चार्ज ऑफ 9375 पर डे, यानी कि अगर ये 5,000 से ज़्यादा होता है तो ये टैक्सेबल होता है। टू अ पर्सन रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विसेज एंड टोटल फी चार्ज इज़ 1,87,500।
तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 1,87,500 ऑप्शन नंबर ए। ये आप देख सकते हो, ठीक है। 5,000 से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, इसलिए भैया ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला एग्जाम्प्ट है, सेकंड टैक्सेबल है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्यूट द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर इशू ऑफ ई वे बिल, ठीक है। ई वे बिल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसमें आपको कंसाइनमेंट वैल्यू बतानी है, ठीक है। राम अ रजिस्टर्ड person hand over its product to transporter for transport of goods from his warehouse situated at Rajasthan to a registered retailer of Madhya Pradesh for delivery to retailers depot located at Madhya Pradesh। कुछ नहीं, आपको तो बताना है भैया कंसाइनमेंट वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है या नहीं होता। टैक्सेबल गुड्स है 41,500। फिफ्थ क्वेश्चन में टैक्सेबल वैल्यू बता रखी है, ठीक है। एग्जेम्प्टेड गुड्स है 11,500। और क्या बोल रहा है, क्या पैकिंग कॉस्ट है 6,800। पैकिंग कॉस्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा भैया इंक्लूड होती है, ठीक है। IGST रेट है भैया 18%, ठीक है। इस इन सब पे 18%। आपको बताना है कंसाइनमेंट वैल्यू कितनी होगी। कंसाइनमेंट वैल्यू में अपन एग्जेम्प्ट वाली चीज़ को तो इंक्लूड करते ही नहीं है, तो इस पर 41,500 प्लस 6,800, इस पर 18% IGST लगेगा, तो ये हो जाएगा 8694। तीनों का सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 56,994। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देख सकते हो, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट केस सिनेरियो पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या है। What would be amount of capital gain chargeable to tax for the AY 24-25 in the hands of Mr. Aryan। मिस्टर आर्यन को बताना है भैया कैपिटल गेन कितना चार्जेबल होगा टैक्स का, ठीक है। इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। अब पढ़ लेते हैं केस सिनेरियो, ठीक है। मिस्टर आर्यन रेसिडेंट एज 40 ईयर्स एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर आशीष on 1st May 2023 for sale of his house in Mumbai and received an advance of 1,50,000 by cash। अगर एडवांस कैश में होता है तो अपन उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इट वॉज सोल्ड ऑन 1 अगस्त 2023 फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 90 लाख। सेल कंसिडरेशन आपको बता रखा है भैया 90 लाख का है। विच वॉज परचेज ऑन 1/12/18, ठीक है। यानी कि 18 से 23, यानी कि ये भैया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। 50 लाख में ख़रीदा था, तो इसका अपन को नंबर देखना पड़ेगा भैया कौन कितना नंबर है, तभी अपना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। यहाँ दे रखा है भैया 348 है और 18-19 का है 348 डिवाइडेड बाय 280, ठीक है। ये करोगे तो आपके पास आ जाएगा सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। ये आपके पास आएगा भैया 50 लाख का करना पड़ेगा आपको इंटू 348 डिवाइडेड बाय 280, तो ये आपके पास आ रहा है 62,14,285, ठीक है। ये आपका हो गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स क्यों करा पता है ना भैया, ये तो था भैया 2018 में परचेज़ करा था, 2023 में बेच दिया, तो लॉन्ग टर्म हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अपन देखेंगे कब की देखेंगे, क्योंकि भैया एडवांस अपन को कैश में मिला था तो इसलिए ये कंसीडर होगा ही नहीं, वैलिड है ही नहीं। कैश में नहीं होना चाहिए अगर एडवांस अगर आपको कंसीडर करना है तो भैया अपन को 1 मई 2023 वाले ही देखना पड़ेगा। 1 मई 2023 को था 92 लाख और 1 अगस्त को था 1 करोड़ 1 लाख। अपन 92 लाख तब कंसीडर करते जब ये एडवांस मिला होता 1 मई को, वो अगर कैश में नहीं मिला होता तो अपन इसको कंसीडर करते, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होना चाहिए एडवांस, तो अपन कंसीडर करेंगे भैया 1 करोड़ 1 लाख। सेल कंसीडरेशन क्या ये हो जाएगा भैया 90 लाख का 100
10% पहले चेक करेंगे 99 लाख। 99 लाख से ज़्यादा है भैया 1 करोड़ 1 लाख, तो सेल कंसिडरेशन हो जाएगा 1 करोड़ 1 लाख। ठीक है, अगर ये 99 लाख के अंदर होता भैया 1 करोड़ 1 लाख नहीं होता तो अपन सेल कंसिडरेशन वही रखते सेम। ठीक है, तो अब यह हो जाएगा अपना 38,85,714। ठीक है, ही इन्वेस्टेड 20 लाख इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। क्योंकि उसने भैया ड्यू डेट से पहले ही उसने CGS अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिए 20 लाख, तो ये वैलिड होगा। तो यहाँ से 20 लाख माइनस हो जाएगा, तो ये 18,85,714 आएगा उसका कैपिटल गेन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 6th का ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए भैया, जो बेसिक कानून है उसके बारे में। ठीक है, 7th क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ लेते हैं नेक्स्ट सिनेरियो। मिस्टर आर्यन इज कैरिंग ऑन अ पार्टनरशिप बिजनेस विद हिज वाइफ अंजलि। द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मिसेज अंजलि ऑन 1/4 was 8 lakh, out of which 5 lakh was invested out of gift received from Mr. आर्यन। यानी कि ये क्लबिंग वाला क्वेश्चन है। क्लबिंग के लिए फॉर्मूला होता है भैया प्रॉफिट इन द बिजनेस इनटू वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफ़र बाय हस्बैंड टू वाइफ। ज़रूरी नहीं है वाइफ टू हस्बैंड भी हो सकता है वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफ़र, पर ये अपन देखते हैं एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ PY। इसका फॉर्मूला होता है क्लबिंग का। ठीक है, इस फॉर्मूले से करोगे तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इन बिजनेस, ये भी अपन देखते हैं एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ PY। तब अपन ये देख लेते हैं भैया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन वाज और मिसेज अंजलि वाज ₹8 लाख, आउट ऑफ विच 5 लाख वाज इन्वेस्टेड आउट ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड। यानी कि 5 लाख तो भैया ट्रांसफ़र हुआ, गिफ्ट था तो है ट्रांसफ़र बाय हस्बैंड टू वाइफ। ठीक है, एज ऑन 1/4/23। ठीक है, अपन ने एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ PY लिखा है। ठीक है, द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मिसेज अंजलि वॉज 8 लाख, यानी कि टोटल कैपिटल थी आपकी 8 लाख की। शी फर्दर इन्वेस्टेड 2 लाख ऑन 5/4/23। नहीं कंसीडर करेंगे, क्यों? क्योंकि अपन डेटा सारे फर्स्ट डे ऑफ PY वाले कंसीडर कर रहे हैं। द फर्म पेड इंटरेस्ट ऑफ ₹96,000 विच वॉज फुली अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹75,000 टू आर फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, यानी कि भैया अपन जानते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट तो भैया एग्जाम्प्ट होता है और इंटरेस्ट होता है टैक्सेबल। यानी कि ये इंटरेस्ट होगा भैया, प्रॉफिट है 96,000 आपका प्रॉफिट बन जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट हमेशा एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, पार्टनर्स के एंड्स में। तो ये आप सॉल्व करोगे तो इतना हो जाएगा 60,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने की क्लबिंग होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं भैया। मिस्टर आर्यन इज कैरिंग ऑन अ पार्टनरशिप बिजनेस विद हिज वाइफ अंजलि। ठीक है, तो भैया इधर मिसेज अंजलि है, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जाम्प्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ 36,000 इज टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मिसेज अंजलि। इंटरेस्ट ये क्लबिंग ही इतना ही, क्लबिंग का ये फॉर्मूला होता है। तो भैया 60,000 की क्लबिंग होगी या इंटरेस्ट ऑफ 60,000 इज टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ मिस्टर आर्यन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ये डायरेक्ट अपन ये फॉर्मूले से यही निकालते हैं भैया क्लबिंग होगी कितना अमाउंट की 60,000। यहाँ भी तो यही लिख रखा है भैया 60,000 टू बी क्लब्ड। बचा कितना 96,000 टोटल प्रॉफिट था, 96 माइनस 60 36,000 तो खुद की इनकम ही होगी, खुद के में ही ऐड होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है द एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D और मिस्टर आर्यन। आपको एलिजिबल डिडक्शन बताना है भैया कितने का मिलेगा। ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस
premium of rupees 20,000 by NEFT and 5,000 by cash for himself, his wife and his child। सेक्शन 80D में होता है भैया, मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड ये सेक्शन है, ठीक है। एक तो इसमें खुद का मिलता है और एक पेरेंट्स का मिलता है। उसकी लिमिट है 25,000 तो खुद की, अगर आप भैया 60 ईयर से कम की हो तो आपकी 25,000 और पेरेंट्स की लिमिट होती है भैया 50,000, ठीक है। आपने मेडिकल इंश्योरेंस भरा भैया 20,000, 5,000 कैश में भरा इसलिए वो अलाउ नहीं है, ठीक है। He also incurred 5,000 towards medical checkup for himself and his wife by cash। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलाउ है 5,000 का, ठीक है। तो ये उसने अपनी तो पूरी लिमिट कर ली। He paid 43,000 towards medical insurance premium of his father। He is 68 years through net banking, ठीक है। क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है तो भैया 50,000 की लिमिट है। He incurred medical expenditure of 8,000 on his mother age 62 years which is not covered under policy, ठीक है। ज़रूरी नहीं अगर सीनियर सिटीजन पॉलिसी के अंदर कवर हो तो ये हो जाएगा 8। पर अपन जानते हैं भैया टोटल अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 50,000, तो यहाँ हो जाएगा 50,000 और ये 25,000 ही हो रहा है, तो टोटल हो रहा है 75,000 का डिडक्शन। आर्यन हैज़ नॉट ऑप्टेड फॉर डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC, ठीक है। एक सेक्शन 115 BAC में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75,000, 8th का B, ठीक है। नेक्स्ट है केस सिनेरियो नंबर 3। इसमें भैया 9th क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। द अमाउंट ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44A आपको बताने हैं। 44A व्हीकल्स के बारे में, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है भैया, गोविंद एंड को अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टनर्स मिस्टर गोविंद एंड मिस्टर सीनू ऑपरेट अ गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी। द फर्म हैड 2 लाइट कमर्शियल व्हीकल्स विच वर used for 9 months and 13 days during फाइनेंशियल ईयर 23-24। 2 लाइट व्हीकल है, ठीक है। ये यूज़ हुआ है भैया 10 महीने के लिए। 9 मंथ अगर एक दिन भी ज़्यादा होता है तो अपन उसको पूरा महीना में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 महीने। 2 व्हीकल है लाइट वाले। लाइट वालों की रेट होती है भैया 7,500 पर मंथ, तो ये आपके पास हो जाएगा 1,50,000। आगे लिख रखा है इट ऑल्सो हैड 4 हैवी कमर्शियल व्हीकल्स 15 टन्स ईच आउट ऑफ विच 1 वॉज ऑपरेटेड फॉर 6 मंथ्स एंड 20 डेज। उसके पास 4 है हैवी वाले, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, उस 15 टन्स के, यानी कि पर टन का 1000 होता है तो 15,000 हो गया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है भैया, ऑफ विच 1 was operated for 6 months and 20 days, यानी कि एक तो भैया 7 महीने चला एंड द बैलेंस 3 was operated for 12 months, यानी कि बाकी के 3 चले 12 महीने, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 × 15,000 × 12, यहाँ तो हो जाएगा 5,40,000 और ये हो जाएगा 1,05,000। द फर्म परचेज 3 लाइट कैरी व्हीकल्स ऑन 20 जुलाई को इन्होंने और ख़रीदे, 3 खरीदे, ठीक है। लाइट व्हीकल्स की रेट होती है 7,500 पर महीना। अप्रैल मई जून 3 महीने नहीं चले, जुलाई में तो खरीद ही लिए, यानी कि ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 2,02,500, ठीक है। टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 9,97,500, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बोला है द मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउेबल फॉर एवर 24-25 फॉर गोविंद एंड को अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। गोविंद एंड कंपनी के आपको बताना है भैया मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा। अब ये तो अपन ने निकाल ही लिया, इसमें से अपन ने कोई डिडक्शन तो लिया था नहीं,
तो ये हो जाएगा 9,97,500 में ऑन द फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट 90% रेट होती है, या फिर 1,50,000 विच एवर इज हायर 2,70,000, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 6,97,500 पर 60% 4,18,500, ये टोटल हो जाएगा 6,88,500। तो इतना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउेबल हो जाएगा, ठीक है। 6,88,500 ऑप्शन नंबर ए। 11th क्वेश्चन में बोला है आपको एग्रीकल्चर और बिजनेस इनकम बतानी है मिस्टर एस की। यहाँ लिख रखा है मिस्टर एस एज अ टी स्टेट इन कोर्ग। कोर्ग जिसको नहीं पता वो इंडिया के अंदर ही है, कर्नाटका में। He grows tea and sells them. He earned an income of rupees 20 lakh from the above activity during the PY 23-24। उसने भैया 20 लाख कमाए टी से, ठीक है। उसने क्या करा, ग्रो टी एंड सेल देम, ठीक है। उसने क्या करा, ग्रो एंड सेल करा, यानी कि ये पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इनकम हो गई। अगर ग्रो एंड मैन्युफैक्चर लिखा हुआ था, ग्रो एंड मैन्युफैक्चर होता तो दोनों इनकम होती है, एग्रीकल्चर इनकम भी बिजनेस इनकम भी। पर यहाँ क्या बोल रहा है, ये ग्रो टी एंड सेल देम, यानी कि ये पूरे 20 लाख सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एंटायर अमाउंट ऑफ रुपीज़ 20 लाख विल बी एग्रीकल्चर इनकम। 11th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है विच आउट ऑफ अ फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B। ये भैया नया क्वेश्चन है, यानी कि ये नए टॉपिक से आया हुआ है जो अमेंडमेंट हुआ था। तो इसको आप पेज नंबर 3.283 बुक का पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 12th का होगा ऑप्शन नंबर डी, सैलरी टू एन एम्प्लॉय, ठीक है। अगर इसको किसी को और समझना हो तो ये पेज नंबर देख सकता है, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन है जनरली, ठीक है। आपको बताना था भैया कौन सा सेक्शन 43B में नहीं आता, ठीक है। तो एक बार आप इस पेज नंबर पर बुक में रीड कर सकते हो। और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना। 13th क्वेश्चन है भैया मिस्टर गोविंद हु इज़ अ होलसेलर ऑफ केमिकल बिजनेस इनकर्स मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ₹15,000 टूवर्ड्स nursing and on maintenance of his handicapped son, Mr. Ajay, who is now 12 years. Mr. Ajay is suffering from cerebral palsy. Neurologist attending the patient says there is no cure and certified that disability is around 80%. मेन चीज़ तो भैया ये है भैया, वो 80% उसकी डिसेबिलिटी है, ठीक है। यानी कि ये सेक्शन 80DD में आएगा, ठीक है। और क्योंकि उसकी 80% है तो उसको 1,25,000 की हायर लिमिट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें तो भैया एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं भैया 1,25,000 का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1,25,000 कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन ओनली इफ ही ऑप्ट्स आउट ऑफ अ न्यू रेजिम, ठीक है। नई रेजिम यानी कि सेक्शन 115 BAC को उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी वो उसको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आई थी भैया केस सिनेरियो नंबर 4। इसमें बोला भैया आपको बताना है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई टू पी लिमिटेड। तो यानी कि भैया पहले बता देता हूँ भैया टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में क्या कानून है। ये गुड्स का केस है, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए कानून होता है भैया एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट किसकी देखनी है एज पर सेक्शन 31, ठीक है। विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा वही हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है।
लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस गुड्स के केस में क्या होगा, अगर गुड्स में मूवमेंट है तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं भैया, आराम से पढ़ लेते हैं। ही रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम पी लिमिटेड ऑफ गुड़गांव हरियाणा गुरुग्राम हरियाणा फॉर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ 2,50,000 ऑन 28 सितंबर 2023। उसको भैया ऑर्डर तो मिला भैया 28/9 को 2,50,000 का, एंड रिसीव्ड पेमेंट ऑन 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर को उसको पेमेंट मिल गया। गुड्स वर सप्लाइड ऑन 6 अक्टूबर 2023। जो सप्लाई करा उसने 6 अक्टूबर को कर दिया। एंड इनवॉइस वॉज इशूड ऑन 7 अक्टूबर। इनवॉइस के लिए बोल रहा है भैया 7 अक्टूबर को उसने इशू करा। रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है, ठीक है। तो अपना कानून बोलता है भैया एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, पहला तो है भैया 7/10। सेकेंड है लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, ठीक है। यानी कि जब गुड्स रिमूव हुए 6/10, 6/10 से पहले क्या इनवॉइस इशू हुआ नहीं, तो 6/10 तो भैया लास्ट डेट है। ऑन और बिफोर, ऑन या तो उस दिन या उससे पहले हो जाना चाहिए था। 6/10 से पहले तो भैया इनवॉइस इशू हुआ नहीं, इनवॉइस तो 7/10 को हुआ, तो लास्ट डेट है 6/10, विच एवर इज अर्लियर 6/10। आंसर देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भैया। जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023 इज। 15th क्वेश्चन में आपको बताना है भैया जीएसटी कितना पेबल होगा आउटवर्ड सप्लाई में, ठीक है। इसके लिए आपको फर्स्ट केस में ये जीएसटी दे रखा है, ठीक है। उसकी लोकेशन है भैया हरियाणा, और ये रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम हरियाणा, यानी कि भैया सेम स्टेट है भैया। CGST, SGST और IGST, ठीक है। ये रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम हरियाणा, यानी कि IGST तो होगा नहीं, और अमाउंट था 2,50,000, रेट दे रखी है 2.5%। तो ये हो जाएगा भैया 6250, ठीक है। 2,50,000 का 2.5% हो जाएगा CGST और SGST, ठीक है। ये हो जाएगा GST पेबल, ठीक है। ये रिसीव्ड एन ऑर्डर, यानी कि उसको भैया पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बता रखा है ये डील्स इन रेफ्रिजरेटर एंड रेफ्रिजरेटर रिलेटेड आइटम्स एंड सोल्ड रेफ्रिजरेटर विद बोटल्स, यानी कि भैया बोटल्स अलग बिक सकती है, रेफ्रिजरेटर अलग बिक सकता है। इसका मतलब ये मिक्स्ड सप्लाई का केस है, और इसमें जो रेट लगती है वो है हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल होगी। तो रेफ्रिजरेटर की रेट है भैया 18%, बोटल्स की रेट है 12%। जो रेट एप्लीकेबल होगी वो होगी 18% फॉर अ सिंगल प्राइस 1,25,000 का। भैया पहले लोकेशन देख लेते हैं भैया, न्यू दिल्ली, यानी कि भैया हरियाणा और दिल्ली दोनों अलग लोकेशन है। तो 18%, 1,25,000 का 18% हो जाएगा। दोनों अलग स्टेट है तो भैया IGST लागू होगा, और ये हो जाएगा 22,500, ठीक है। सोल्ड उसने बेचा था तो भैया ये भी हो जाएगा पेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 6250 और नेक्स्ट हो गया 22,500। देख लेते हैं भैया नेक्स्ट GST पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। 625 पहला है 22,500 IGST, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बैठ रहा है। 16th क्वेश्चन में बताना है भैया IT से कितना मिलेगा। उसके लिए भैया ये आगे के पॉइंट दे रखे हैं। ही परचेज रॉ मटेरियल, परचेज करा तो उसको भैया IT से मिलेगा। 75,000 का खरीदा, पर उसने कंज्यूम्ड गुड्स फॉर इज पर्सनल यूज़ 75,000 में से उसने 10,000 का तो पर्सनल यूज़ पे कर लिया, तो उस पर तो IGST मिलेगा नहीं, यानी कि 65,000 ही एलिजिबल है। इसका कितना रेट है भैया। और मुंबई महाराष्ट्र, एक है हरियाणा का और एक है महाराष्ट्र का। IGST वाली रेट लगेगी 5%। तो ये हो जाएगा भैया 3250।
IGST का, यहाँ उसको IT से मिलेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है ई एस पेड 1 लाख ऑन 18 अक्टूबर 2023 फॉर मेंबरशिप ऑफ क्लब लोकेटेड हरियाणा अवेल्ड फॉर एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द फैक्ट्री नॉट ऑब्लिगेटरी टू बी प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ। यानी कि भैया ये इसका तो IT से ब्लॉक्ड होगा, क्यों? क्योंकि मेंबरशिप ऑफ क्लब किसी लॉ के अंदर भैया इसका मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर ये मैंडेटरी होता लॉ से तब दी होता, तब तो इसको IT से मिलता। उसने तो भैया ऐसे ही दे दिया, तो यहाँ तो उसको कुछ मिलेगा नहीं, IT से ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो ठीक है, 4 पॉइंट तक ये, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया IGST मिल रहा है उसको 3250 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ओके।